गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, आपका दोस्त। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, कक्षा 12 वाला इससे हमने आपको सेकंड पेपर पढ़ा दिया है और 11 से अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड पेपर में। वही पहला आपका विद्युत और दूसरा चुंबक, तो इसके अंदर का हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है विद्युत चुंबक में। तो बड़ा सिंपल सी बात है। चुंबकत्व तो क्या होता है, तो दो प्रकार के चुंबकत्व तो मतलब कि चुंबक का गुण आ जाना। तो इसमें हम दो तरह के चुंबक होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। मतलब एक तो आप लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग बनाते हैं तार लपेट के कुंडली पर धारा का प्रवाहित करके, और दूसरा प्राकृतिक रूप से जो ज़मीन के अंदर से पाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट कहते हैं। प्राकृतिक और नेचुरल और आर्टिफिशियल जो गहना वगैरह बनता है और नेचुरल कुछ सोना निकलता है, उसे कहते हैं। तो मैग्नेटाइट जो होता है, इसके कारण ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटाइट। इसका सूत्र भी Fe3O4 होता है। तो ये मैग्नीशिया में पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट है। तो दो प्रकार के होते हैं चुंबक, कृत्रिम चुंबक और जैसे कि कृत्रिम चुंबक कहते हैं, इनको आकृति के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। जैसे छड़ को बनाया जा सकता है, दंड चुंबक बनाया जा सकता है, नाल चुंबक बनाया जा सकता है, देखे होंगे आप। और चुंबकीय सुई, तो जिन पदार्थों से बनाया जाता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और चुंबक के गुण जानते ही हैं। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अगर स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है ये। और दूसरा सजातीय पोल रहेगा तो एक दूसरे को मतलब अगर नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण करेगा। तो चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देता है। तो अगर चुंबक के पास कोई लोहा भी रख देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर चुंबक उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अगर आप समझें तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय जिसमें निश्चित दिशा में आके ठहरता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र होता है, तो इसी को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और तार में आप करंट रहती है तो उसके कारण आपका देखा होगा आपने, हाई टेंशन के तार में भी चुंबक रहता है, चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, साफ साफ चित्र से आपको दिख रहा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपका जाता है। इसीलिए हम लोग जो है सोने के लिए दक्षिण दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि निकल के पूरा आपके मस्तिष्क में ये प्रवेश करेगा। इसीलिए हमेशा उत्तर दिशा में सर करके सोना चाहिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो लगातार जो है नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करती रहती हैं। और इनके और भी गुण हैं कि जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, और चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ पास में रहेगा वहाँ उतना ही चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यहाँ ध्रुव पास में है तो यहाँ पर बहुत ही मतलब इसको आप कहें कि इनकी प्रबलता बहुत ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इनकी प्रबलता कम होती जाती है। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। तो वैद्युत धारा का यह गुण जो है चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। कभी कभी पूछ लेता है चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो ऑर्स्टेड वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया था कि चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट में अगर हम आए तो फ्लेमिंग का जो है दाएं हाथ का नियम मैंने बताया भी था कि अगर इस तरह से आप हाथ करें, अगर अपना उंगली बनाएं, तो ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये धारा की दिशा बताएगा और ये लगना वाला बल बताएगा। ये उंगली आपकी अक्सर पूछता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए,
और लारेंज बल अक्सर पूछता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं। और सूत्र में आप देखिए बल क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा एक कोण है इसके अंदर, और क्यू आवेश है, वी जो है आपका वेग है, और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसे आप इस तरह से सूत्र पूछ देता है कि लारेंज बल क्या है, इसको समझाइए। तो वही जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट में अगर हम और देखें तो अब आप देखें कि चुंबकीय बल कहाँ जो है जाके जब लंबवत हो जाता है, फ्लेमिंग के दाएं के नियम के हिसाब से जो बल रहता है लंबवत अगर रहता है तो लंबवत होने पर साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ये 1 हो जाता है। तो इस कारण कण पर लगने वाला बल जो है QVB सीधे हो जाता है। तो इसमें ये आवेशित कण जब ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा तब कोई बल कार्य नहीं करेगा। ऋजुरेखीय मतलब इस तरह से, क्योंकि 0 हो जाएगा, ऋजुरेखीय मतलब सीधे अगर काम कर रहा है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो उस समय जो है आपका इस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका कि कब बल काम नहीं करता है और कब ज़्यादा काम करता है। तो 90 डिग्री पर ज़्यादा काम करेगा ऐसे परपेंडिकुलर, और जब ऋजुरेखीय देखिए इस तरह से ऋजुरेखीय रहेगा इस तरह से, तो कार्य उसका अधिकतम होता है। और फिर आते हैं, देखते हैं और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या है। हाँ, एक नियम अक्सर पूछता है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो सेवर्ट के नियम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बायो सेवर्ट नियम को जान लीजिए आप कि अगर कोई धारावाही चालक है, जिस तरह से ये दिया हुआ है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो यह बायो सेवर्ट ने 1820 में ये खोज किया था, और ये देखा कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपका क्षेत्र की तीव्रता है B, इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो यह B जो है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि यह B जो है धारा के इसके अंदर जो धारा बह रही है उसके अनुपाती होता है। इनके बीच की जो दूरी, अगर तार का छोटी दूरी आप लेते हैं तो डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा ये जो दूरी R है इनकी तार से और तीव्रता की दूरी जो है R अगर हम ले लें तो उसके 1/r² के बराबर होता है। तो सूत्र भी अगर आप बनाएं तो ये डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई कोष्ठ में I डेल्टा L साइन थीटा r²। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यह I के समानुपाती, L के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो और जो ये μ0 है आपका, यह आपका निर्वात की चुंबकशीलता इसे कहते हैं, और ये μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अक्सर पूछ देता है कि ये इसका μ0/4 पाई का मान बताइए और उसका मात्रक लिखिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बायो सेवर्ट का नियम ज़रूर सेकंड पेपर में पूछता है। और उसके बाद आते हैं हम लोग कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ही है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक होता है। ये अक्सर आपसे 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है। और फिर दाएं हाथ का नियम तो आपको हमने बताया ही है। ये देखिए, ऊपर धारा जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इधर लगने वाला बल है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट और अगर हम खोजें, इसमें 70% ही कोर्स आना है, इसलिए आप ज़्यादा घबराएं ना कि अगर 2 समानांतर धारावाही तारों के बीच जो बल लगता है, तो अगर मान लीजिए 2 तार हैं, इनके ऊपर धारा ऐसे बह रही है,
तो देखेंगे ये बल जो है आकर्षण का होता है और इनके बीच की दूरी r है, और अगर वही धारा की दिशा सेम रहे उसके कारण भी इसमें एक दूसरे के कारण जो है प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। तो ये प्रतिकर्षण का बल जब चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक में बल है और एक में चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर दोनों में चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें लगने वाला बल प्रतिकर्षण का बल हो जाता है। धारा की दिशा वही रहती है, तो दो समानांतर चालकों के बीच में। और इसका मात्रक भी अगर देखें तो F/L न्यूटन मीटर, जो लगने वाला बल है वह आपका न्यूटन मीटर के रूप में इसको दिखाया जाता है। और तार भी देख लीजिए तो वही फार्मूला भी है, μ0/4π 10⁻⁻7 इसको बोलते हैं, और 2I1I2/R ये सूत्र भी है आपका। और एक और आता है कुंडली, चल कुंडली धारा मापी। तो इसे ये एक तरह से प्रचलित वैद्युत मापक यंत्र है, मूविंग कॉइल मीटर है, इसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। और ये चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। और इसके अंदर चूँकि ये देखें आप तो गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है, तो ये इसके अंदर तार लगा हुआ होता है, ये पॉइंटर है, तो तार के कारण ही ये जो है घूमता है, मूविंग कॉइल इसे हम कहते हैं। तो इसे आप, इसमें भी वही नॉर्थ और साउथ पोल भी रहता है, चुंबक लगा रहता है। अमीटर तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमीटर एक ऐसा धारा मापी है जो कम प्रतिरोध का धारा मापी होता है। मतलब इसके अंदर प्रतिरोध 0 तो नहीं होता लेकिन कम होता है, और विद्युत प्रबलता को ये सीधे एम्पियर में मेजर कर लेता है। और इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और अमीटर धारा को जो है आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्राप्त अभी तक नहीं किया गया है। और किसी धारा मापी की कुंडली, मान लीजिए धारा मापी आपके पास है, अगर उसकी कुंडली में एक छोटा सा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध का मोटा तार, जिसे शंट कहते हैं, अगर लगा दिया जाए तो वो अमीटर बन जाता है। अक्सर पूछता है कि मूविंग कॉइल को कैसे हम अमीटर बनाएं, तो उसमें जो है आप एक छोटा प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगा देते हैं तो वह अमीटर बन जाता है। अब वोल्ट मीटर को भी जान लीजिए। वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। वोल्ट इसे मिली वोल्ट तक भी नाप सकता है। और यह उच्च प्रतिरोध वाला, मतलब कम नहीं, इसके अंदर उच्च प्रतिरोध वाला धारा मापी भी इसे हम भी होता है ये, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में नापने के लिए काम करता है। V=IR आप जानते ही हैं। अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना हो तो इसको जो है हम वोल्ट मीटर, चूँकि मूलतः एक धारा मापी ही होता है और दो बिंदुओं के बीच में इसको लगता है, तो इसको अगर आप, चूँकि हाई रेजिस्टेंस इसके अंदर रहता है, तो रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर दें तो यह अमीटर की तरह से धारा मापी में, चूँकि धारा मापी में कम प्रतिरोध का रहता है, अगर इसमें हम प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो यह वोल्ट मीटर के रूप में काम करने लगता है। इसका रूपांतरण कर सकते हैं आप। और एक आता है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर। तो डीसी मोटर का भी सिद्धांत यहाँ पर देखिए, वही आपको हमने पढ़ाया है पिछले वाले में भी। सर्फी वाला रहता है 2 ठो, और यहाँ प्लस माइनस ये आपका बैटरी का चिन्ह है, प्लस इधर माइनस इधर। तो इसमें वही मूविंग कॉइल, आर्मेचर और चुंबक। तो इसमें लगने वाले पार्ट हुए चुंबक, आर्मेचर, सर्फी वलय, इस तरह से क्षेत्र चुंबक इसे आप कह लीजिए, आर्मेचर कह लीजिए। और सिद्धांत वही है कि जब बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो अमीटर जो है, ये आर्मेचर घूमने लगता है। तो क्षैतिज दिशा में जब आता है तो थोड़ा सा उसमें कम करंट होती है, और 90 और 270 होने पर इसमें धारा का प्रवाह होता है। बहुत तेज़ी से घूमता है, इसलिए पता नहीं चलता। और इसके अंदर
इलेक्ट्रिक मोटर की तरह से ये काम करने लगता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हाथ से हम अक्सर जब डीसी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर पहले वो स्टार्टिंग में थोड़ा करंट ज़्यादा लेता है, उसके बाद फिर वो चलने लगता है। इसका मुख्य रूप से काम वही है कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये मोटर आप लोग हमेशा पंप सेट वगैरह में भी लगाते हैं, तो वो एसी रहती है, लेकिन डीसी मोटर भी आपकी जो है टेप रिकॉर्डर में और कई जगह लगी रहती हैं, इनका उपयोग होता है। बहुत जगह बिजली के पंखे में भी, आटा पीसने की मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है साथियों, और धीरे धीरे हम लोग इसको भी ख़त्म कर लिए हैं। और इसके अंदर वही 1 नंबर का सवाल, सत्य असत्य या खाली स्थान भरो, और 1-1 नंबर के सवाल इस तरह से, और आसान रहेंगे। फ्रेमिंग का जो है दाएं हाथ का नियम बताइए, और नियम आपको मैंने दोनों बता दिए हैं। इस किताब से भी आपको बताया है मैंने नियम, कक्षा 12 वाली और 11 वाली किताब से ही बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वही चीज़ भौतिक, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और ग्रेविटी जो है 9.8 न्यूटन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये चीज़ आपको हमने अभी पेज में दी भी है। और बड़े क्वेश्चन में वही बायो-सेवर्ट का नियम बताइए, सूत्र लिखिए, या डीसी मोटर का सचित्र वर्णन करिए, तो ये बड़े क्वेश्चन में आपके दीर्घ आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर लास्ट चैप्टर बचता है चुंबक। तो इसके बाद पढ़ा लेने के बाद हम आपको सामान्य आधारित विषय का इम्पॉर्टेंट, और पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट, और पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बना के उसका हल भी आपको देते हैं, जो कि बोर्ड में आपके काम आएगा। मेनी थैंक्स छात्रों।